वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ जल रहा है या सिर्फ मुझे ही वहम हो रहा है। यज्ञ ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। इति उसकी तरफ पलटकर गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन यज्ञ मुस्कुरा और बोला, तुम अचानक ये टिपिकल बेवफा जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उनके जैसा नाराज होना, मुंह फुलाना, ये सब हरकतें तुमने पहले तो कभी नहीं की। इति का मन तो कर रहा था कि उसका गला दबाते, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया और बोली, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है, बस मैं तो सावल ले रही थी। अब आपको क्या महसूस हो रहा है वो मुझे कैसे पता होगा मिस्टर हॉट? अच्छा तो तुम्हें जलन नहीं हो रही क्या? यज्ञ ने पूछा। इति मुस्कुरा और बोली, भला मुझे जलन किस लिए होगी? यज्ञ मुस्कुराते हुए उस पर झुका और उसी गर्दन पर अपने होठ रखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इति ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, जबकि उसका मन तो उसे सोचने का कर रहा था। क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मेरे सीने पर हाथ रखने का हक सिर्फ तुम्हारा? यज्ञ ने उसका हाथ पकड़कर अब उसकी मुट्ठी खोलते हुए उसके हाथ को अपने सीने पर रखकर थोड़ा सा रगड़ते हुए कहा। उसके ऐसा करने से वैसे ही रही थी। उसने अपना हाथ पीछे हटाना चाहा, लेकिन यज्ञ ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा और लगातार उसके हाथ को अपने सीने पर रगड़ता रहा। तभी उसे बाहर से अपना फोन बजने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे हटा और इति की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे हाथ में जो बात हुई और किसी के हाथ में नहीं है। हाथ तुमने सिर्फ मेरे सीने पर लगाया और आग मेरे पूरे जिस्म में फैल गई, लेकिन इसे मैं अभी नहीं, रात को बुझाऊंगा, कहकर उसने अपनी आई विंग की और वहां से चला गया। कुछ देर बाद इति बाथरूम से बाहर आई और कमरे में यज्ञ को ढूंढने लगी, लेकिन यज्ञ वहां पर नहीं था। इति काफी देर बाद बाथरूम से बाहर आई थी और इतने में यज्ञ कपड़े बदलकर वहां से जा चुका था। उसे कुछ जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना था। इति कपड़े बदलकर आईने के सामने आई और तैयार होने लगी, तभी उसकी नजर खुद ही गर्दन पर गई, जहाँ पर 1 किलोबाइट का निशान नजर आ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा गहरा था। हालांकि ऐसे निशान उसे रोज ही देता था, लेकिन आज वाला निशान कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। उसने वहां पर अपना हाथ रखा तो अचानक से ही एकदम से कांप उठी। यह के होठ उसे भी अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे। उसके बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर जब उसका ध्यान अपनी मुस्कुराहट पर गया तो उसने अपना मुस्कुराना बंद कर दिया और आईने में खुद को देखते हुए बोली, आखिर मुझे हो क्या रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? माना जब मैं मेरे पास होता है तो मैं उसे रोक नहीं पाती। उसका मुझे टच करना इफेक्ट करता है और वह पूरी तरह से मुझ पर हावी हो जाता है, लेकिन अब तो वह मेरे पास नहीं और फिर मैं उसके बारे में सोच रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ और मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं आ सकता। मैं कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकती। अब मुझे इस खेल को खत्म करना है और ये खेल को मारकर ही खत्म होगा। अगर मुझे अपनी नफरत का सबूत देना है तो मैं दूंगी। आफ्टर ऑल उसके जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद यह गौरव दिख रहा है एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। टेबल पर कुछ पेपर्स बिखर रखे हुए थे। एक आदमी ने पेपर्स उठाकर एक की तरफ बढ़ाई। यज्ञ उन पेपर्स को देखने लगा। वे उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो यज्ञ को चाहिए थे। उन पेपर्स को देखते हुए यज्ञ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह हद्दीक की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता था तुम यही फैसला लोगे। अब मुझे इसकी कीमत बताओ। तुम जो कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। मुझे ईदी चाहिए। अधिक ने एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। उसकी बात सुनकर यह हैरान रह गया। वह गुस्से से उसे देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके सवाल या एक्सप्रेशन देकर अधिक मुस्कुराया और बोला, तुम जानते ही हो यहाँ पर हर चीज की कीमत होती है और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई हो। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए और मुझे मेरी बेबी गर्ल जो तुम्हारे पास है। ना जाने कब से मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तुमने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और अब मुझे सिर्फ मेरी बेबी गर्ल चाहिए, मेरी ईदी मुझे मेरे पास चाहिए। उसकी बात सुनकर यह कचरा गुस्से से कांपने लगा तो उसने वह पेपर फाड़े और अद्दी के मुंह पर फेंक दिया। अद्दी हंसा और बोला, तुम्हारे गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी भी हाल में मेरी ईदी चाहिए और जब उसे मैं हासिल करके रहूंगा। उसने अभी इतना ही कहा था कि यज्ञ अपनी जगह से उठा और उस पर झुककर गुस्से से उसे मारने लगा। अद्दी भी पीछे नहीं हटा। उसने भी यज्ञ को गिरेबान से पकड़ लिया और उसके हर एक बार का जवाब देने लगा। क्या हुआ बताओ ना, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। हमारे बीच बात डायमंड को लेकर हुई, लेकिन अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यज्ञ ने कहा और अधिक वापस होश में आया। अब तक वैसा अब एक सपना देख रहा था। यज्ञ उसके सामने ही बैठा था और सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपना हाथ अपने बालों में घुमाया और बोला, मुझे सिर्फ डायमंड चाहिए, लेकिन फिलहाल नहीं, ये डील अभी नहीं होगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसकी बात सुनकर ये थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच बात यही हुई थी कि डील कुछ दिनों बाद होगी, लेकिन आज अचानक यज्ञ ने अपने पर्सनल असिस्टेंट से यज्ञ के मैनेजर को फोन करवाया और उसे जल्दी से जल्द डील के लिए मीटिंग फिक्स करने को कहा। एक गहरी सांस लेकर यज्ञ अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में अपने हाथ डालते हुए बोला, इट्स ऑल, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो। अब तुम्हारा मन तो हो तब बता देना, कहकर वह यज्ञ वहां से चला गया और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड और उसका मैनेजर भी वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अद्दी के चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है यज्ञ ओबराय, मैंने तुम्हें यहाँ डील के लिए बुलाया था? नहीं, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे एंगेजमेंट का गिफ्ट देने के लिए बुलाया था। आई होप तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट पसंद आए। कहते हुए उसके चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। ये लिफ्ट से नीचे पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अभी भी अपनी गाड़ी से थोड़ी दूरी पर था कि अचानक एक गाड़ी जो अभी तक रुकी हुई थी अचानक से स्टॉप हुई और अचानक से स्टार्ट हुई और तेजी से यज्ञ की तरफ बढ़ी। या यज्ञ ब्लूटूथ पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान उस गाड़ी की तरफ
तरफ नहीं था और देखते ही देखते वो गाड़ी उससे टकरा गई। यक को बुरी तरह लगती उसका अगर उसका बॉडीगार्ड उसे पीछे की तरफ नहीं खींचता, लेकिन फिर भी यक के हाथ पर चोट लग चुकी थी क्योंकि उसका हाथ गाड़ी से लगा था। वे अपने हाथ की तरफ देख रहा था जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसमें से खून भी निकल रहा था। उसने गुस्से से उस गाड़ी की तरफ देखा जो अब हवा में बातें कर रही थी। उसकी नजर उस गाड़ी पर थी और दिमाग कहीं और। उसने अपनी गाड़ी बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वे एक हाथ से ही ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड की गाड़ियों का काफिला था। कुछ ही देर में वे अर्नोल्ड मॉनसन पहुंचा। उसके हाथ से खून अभी भी बह रहा था। जैसे ही घर के अंदर एंटर हुआ, शालिनी जी उसे बाहर हॉल में दिखाई दी। उन्होंने यक की तरफ देखा और उनकी नजर भी यक के हाथ पर गई, जिसे देखकर वे जल्दी से खड़े हो गए, लेकिन उनके रोकने पर भी यक नहीं रुका और सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। इति रूम में स्पीकर से लगाकर म्यूजिक सुन रही थी और आईने के सामने खड़ी डांस कर रही थी। उसे पता भी नहीं चला कब यक कमरे में आया और कबड़ में से मेडिकल बॉक्स निकालकर अपनी ड्रेसिंग खुद ही करने लगा। जब आईने में से उसने खुद के पीछे किसी को देखा तो झटके से पलटी और नजर यक पर गई। यक के हाथों से डिटोल की बोतल थी जिसमें वे डिटोल लेकर अपने जख्मों पर रख रहा था। इति ने उसके हाथ की तरफ देखा। वह जल्दी से भागती हुई उसके पास आई। उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया था। जैसे वे यक के पास आई और उसने अच्छे से उसके हाथ को देखा तो एकदम से कांप उठी। उसके चेहरे पर काफी बड़ा और काफी गहरा, उसके हाथ पर काफी बड़ा और काफी गहरा जख्म था। उसने जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और बेचैनी से बोली, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? यक का हाथ अभी तक दर्द कर रहा था, लेकिन जैसे ही इति ने अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ा और बेचैनी से उसके हाथ के बारे में पूछने लगी तो उसे अपना दर्द कम होता हुआ महसूस हुआ। इति उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें सच में बहुत ज्यादा चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ अपना हाथ मुझे दो, मैं दवा लगा दूं। कहते हुए उसने यक के हाथ से डिटोल की बोतल ली और फिर उसे कॉटन पर लगाकर उसे दूसरे हाथ पर डिटोल लगाने लगी, लेकिन कॉटन रखने से पहले उसकी खुद की आह निकल गई। बहुत चलेगा ना? वे धीमे से और मायूसी से बोली। यक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, अगर तुम प्यार से करोगी तो नहीं चलेगा। नहीं, मैं जानती हूँ डिटोल से बहुत जलता है। कहते हुए उसने एक बार फिर से कॉटन तो उसके हाथ पर रखने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से उसके हाथ रुक गए। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसके हाथ पर वे डिटोल से भरी हुई कॉटन लगाने की, क्योंकि वे जानती थी उससे बहुत ज्यादा जलेगा। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों ही साफ दिखाई दे रहे थे। यक ने उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और उस कॉटन को अपने हाथ पर रख दिया तो इति की आह निकल गई। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। दर्द हो रहा है, वे बोली। यक ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, मुझे तो नहीं हो रहा, लेकिन तो लगता है तुम्हें हो रहा है। कहते हुए उसकी नजर इति के चेहरे पर थी। उसकी बात सुनकर इति ने अपनी नजर ऊपर की तरफ उठाई और उसे देखने लगी। अब उसे महसूस हुआ कि वे अब तक क्या कर रही थी। वह खुद हैरान रह गई थी। उसे दर्द क्यों महसूस हो रहा है जबकि वह खुद यक को दर्द देना चाहती है। उसने जल्दी से यक के चेहरे पर अपनी नजर हटा ली। इससे ज्यादा वे अब यक के चेहरे की तरफ नहीं देख सकती थी। वे वहां से जाने लगी, लेकिन यक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और घुमाते हुए अपने सीने से लगा लिया। जिससे इति की पीठ यक की तरफ थी। यक ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसके कान के पास अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ सकता? ऐसा कुछ नहीं लिखा मेरे चेहरे पर जिसे पढ़ने की जरूरत हो आपको। इति ने कहा। ना जाने क्यों उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेजी से चल रही थी और उसे खुद पर काबू खोता हुआ महसूस हो रहा था। यक के होंठ उसके कानों से टच हो रहे थे जिससे वे बुरी तरह से चीर रही थी। एक हल्का सा मुस्कुराया और फिर मधुर भरी आवाज में बोला, बहुत कुछ लिखा है तुम्हारे चेहरे पर जिसे पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि सच क्या है और दिखावा क्या? लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, जिसे तुम सच मान रही हो वे दिखावा है और जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो वैसे से। उसकी बात सुनकर इति हैरान हो रही थी। वैसे तो वह जानती थी कि यक को पागल बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि यक को यकीन है कि वे उससे प्यार करती है। पर अब यक का ये सब कुछ कहना उसे हैरान कर रहा था और दूसरी तरफ परेशान भी, क्योंकि सच में वे जिसे वे सच मान रही थी वो उसे सच मानना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और जिस झूठ को वे सच मान बनाना चाहती थी वो सच बना नहीं पा रही थी। इति ने उसके हाथ अपने ऊपर से हटाए और उसकी तरफ घूमकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या सच लग रहा है और क्या झूठ, लेकिन आई रियली ओवर यू। उसकी बात सुनकर यक मुस्कुराने लगा। यक की बात सुनकर इति ने उसके हाथ अपने ऊपर से हटाए और उसकी तरफ घूमकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या सच लग रहा है और क्या, लेकिन आई रियली ओवर यू। उसकी बात सुनकर यक मुस्कुराने लगा। अब उसे अपनी बात पर यकीन हो गया था। पता तो उसे पहले भी था कि इति भी अब धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी है, लेकिन जब भी उसे ये बात कहती थी तो उसकी आंखों में देखकर नहीं कहती थी, लेकिन आज उसने उसकी आंखों में देखकर आई लव यू कहा और उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। होठ और आंखें दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। यक को मुस्कुराते हुए देख इति को अजीब लगने लगा। उसने उसके हाथ की तरफ देखा जहाँ पर अभी तक डिटॉल वाली कॉटन लगी हुई थी, मतलब उसे जलन भी बहुत ज्यादा हो रही होगी। उसने उस कॉटन को हटाया और फिर उस पर दवाई लगाने लगी। यक की नजर इति के चेहरे पर थी जो उसे दवाई लगाते हुए देख दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। इति का रूप आज एक बार फिर से पहला जैसा दिखाई दे रहा था। वही मासूमियत, वही चंचलता, वही खूबसूरती जिसका दीवाना वे हुआ था। उसने अंगद को हराने के लिए इति का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन कब वो उसके दिमाग से दिल में उतर गई उसे खुद पता नहीं चला। दवाई लगाने के बाद इति ने मुंह बनाया और बोली, ज्यादा जोर मत डालना इस हाथ पर वरना पट्टी भी
कुछ नहीं कर पाएगी, पर मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। यज्ञ ने कहा। इति ने अब अपना मुंह और भी ज्यादा बिगाड़ा और बोले, अच्छा तो वे फ्रूट सैलेड खाई थी, कितनी टेस्टी है थी वे, है ना। उसकी बात सुन यज्ञ को हंसी आ गई। उसका इस तरह चिढ़ना उसे और भी ज्यादा अच्छा लगता था। उसने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और बोला, फ्रूट सैलेड चाहे जितने मर्जी टेस्टी हो, लेकिन अगर तुम अपने हाथों से कुछ खिला दो तो उससे ज्यादा टेस्टी कुछ नहीं हो सकता। मैं क्यों खिलाऊं तुम्हें, तो मुझ पर यकीन ही नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं, इति ने कहा। हालांकि वह बात सिर्फ यज्ञ के दिमाग को घुमाने के लिए कह रही थी, लेकिन ना जाने क्यों ये बात उसके दिल पर भी असर कर रही थी। यज्ञ ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब किया और बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं? इतना तो तुम्हें अपने प्यार पर यकीन नहीं जितना मुझे है, स्वीट हार्ट। कहते हुए यज्ञ ने उसकी ठोड़ी पर अपने होठ रखे। इति एकदम हैरान रह गई। हालांकि यज्ञ उसे बार बार न और ना जाने कहाँ कहाँ पर किस करता था, लेकिन आज जिस तरह से उसने अपनी ठोड़ी पर चूमा तो वो थोड़ा अलग ही था। यज्ञ उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए बोला, तुम्हारी नजरों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए खाना ले आओ। खाना लेना तो मैं तब जाऊंगी ना जब तुम मुझे छोड़ दोगे, इति ने कहा। मेरी स्वीट हार्ट कुछ ज्यादा ही नोटी होने लगी है, तभी तो अपनी हरकतों का इल्जाम भी मुझ पर लगा रही, यज्ञ ने कहा और उसे अपने हाथों की तरफ देखने का इशारा किया। इति ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका कर देखा तो उसके खुद के हाथ यज्ञ की कमर पर थे और वे भी बहुत ज्यादा कसे हुए। उसके एक्सप्रेशन देखकर यज्ञ ने अपना दूसरा हाथ ऊपर की तरफ उठाया जो कि कब से फिरे था। उसकी मुस्कुराहट और अपनी खुद की हरकत देखकर इति चिढ़ गई। वह जल्दी से यज्ञ को छोड़ती हुई उससे अलग हुई और रूम से बाहर की तरफ चली गई। जब रूम से बाहर जा रही थी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो कि शर्म से लिपटी हुई थी। अब वे शर्मा क्यों रही थी और अब वे शर्मा क्यों रही थी और शर्मा रही थी, इस बात का अंदाजा तक इति को नहीं था, लेकिन दिल को दूधाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ से कमरे के थोड़ी दूर पर खड़ी शालिनी जी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने यज्ञ को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यज्ञ उनके रोकने पर भी नहीं रुका और सीधा अपने कमरे में चला गया था। और अभी थी कमरे से मुस्कुराती हुई बाहर आई और जिस तरह से मुस्कुरा रही थी शालिनी जी को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये मुस्कुराहट किस लिए है। इति किचन में आई और एक के लिए खाना देखने लगी। अभी अभी डिनर ही बना ही था। आयशा वहीं पर थी। इति को किचन में देखकर आयशा जल्दी से एक सर्वेंट के पास गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, मुझे जल्दी से मिस्टर होट के लिए खाना सर्व करके दो। मुझे अभी पता चला है कि उन्हें चोट लगी है, उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, इसलिए आज मैं उन्हें खाना खिलाने जाऊंगी। उसकी बात सुनकर तो इति हैरानी से उसकी तरफ देखा, मतलब चिड़िया के पर नहीं पैर निकल गए हैं, उड़ने की जगह सीधा छलांग लगाई जा रही है। सर्वेंट ने आयशा की बात सुनकर खाना लगाना शुरू कर दिया था और ट्रे में से इति को और कुछ नहीं नजर आते सिवाय फ्रूट सैलेड के। इति उन दोनों के पास आए और उसने फ्रूट सैलेड निकालकर प्लेट को बाहर की तरफ रखते हुए बोले, मेरा बंदा रात को फ्रूट सैलेड नहीं खाता और तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ उनका ख्याल रखने के लिए। उनकी हो चुकी बीवी और होने वाली बीवी दोनों कहकर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट उसने अपने होठों से चिपकाई और काउंटर पर आगे की तरफ हो गई। उसने खाने की प्लेट उठाई और फिर बिना सर्वेंट को गई खुद ट्रे लेकर वो किचन से बाहर चली गई। आयशा उसे जाते देखती रह गई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उस गुस्से की हद पार तब हुई जब सामने खड़ी सर्वेंट भी उस पर हंसने लगी। वह उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैं हंस क्यों रही हूँ? तुम तो बड़ा कहती थी कि मिस्टर होट तुम पूरी तरह से तुम्हारे कब्जे में है। यहाँ तो उनकी कानूनी मालिक ने तुम्हें बेघर कर दिया। कहकर वे नौकर एक बार फिर से हंसने लगी और वहां से चली गई। आयशा गुस्से से कांपती हुई अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वे दांत पीसते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरे मिस्टर होट को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन मैं अब कोई छोटा मोटा दाव नहीं खेलूंगी। बहुत ख्वाब है ना तुम्हारी शादी को लेकर, देखती हूँ मैं वे ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। इति कमरे के अंदर आई। तब तक यज्ञ ने अपनी पैंट तो उतार ली थी, लेकिन उससे अपनी शर्ट नहीं उतारी जा रही थी। यज्ञ हाथ पर चोट लगी होने की वजह से उसे अपने बटन नहीं खुल रहे थे। उसने झल्लाते हुए अपने शर्ट को खींचना चाहा कि उसे फाड़ कर निकाल सके, लेकिन उसी वक्त इति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और गुस्से से उसे देखने लगी। उसे गुस्से में देखकर यज्ञ हैरान था। शर्ट फटने पर भी गुस्सा क्यों हो रही उसे समझ नहीं आ रहा था। इति उसे घूरते हुए बोली, आपको पता भी है मुझे ये शर्ट कितनी पसंद है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब आपने यही शर्ट पहनी हुई थी। उसके मुंह से निकल तो गया, लेकिन कहने के बाद उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया और चेहरा नीचे की तरफ झुकाकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। यज्ञ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। इति की बात सुनकर यज्ञ मुस्कुरा रहा था। अब तो उसे कंफर्म हो चुका था कि उसकी स्वीट हार्ट की दिल की घंटियां सच में बज चुकी हैं और बहुत पहले से ही बजनी शुरू हो चुकी थी। इति ने अपने नजर चुरा ली और सामने टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली, जल्दी से आ जाए और खाना खा लीजिए, मुझे फिर सोना भी है। कहते हुए उसने ट्रे में से खाना प्लेट में लगाना शुरू कर दिया था। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ आजकल ज्यादा ही संस्कारी और टिपिकल बीवी जैसी हो गई है? उसकी बात सुनकर इति ने हैरानी से उसे देखा। यह उसके सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, पहले तो तुम मुझे मिस्टर होट कहकर बुलाती थी,
लेकिन अब तो आप कहकर बुलाने लगी हो। प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी लगता है मुफ्त में मिल रहा है मुझे। दे रही हूँ तो हजम कर लीजिए वरना देना बंद कर दूंगी। कहते हुए प्लेट में खाना लगा चुकी इति ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे दिखाने लगा। इति ने तिरछी नजर उस पर डाली और बोली, दूसरे हाथ से खाना खा सकते हैं आप, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और तुम जानते हो लेफ्ट हैंड से मैं खाना नहीं खा सकता। यज्ञ ने कहा। इति मुंह बनाकर बोली, हाँ बस मेरा दिमाग खा सकते हैं। कहकर उसने प्लेट में से निवाला लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन यज्ञ ने उस निवाले को अपने मुंह में नहीं लिया और बस इति की तरफ देखता रहा। इति ने सवालिया नजरों से उसे देखा। यज्ञ ने अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और फिर बेनीवाला उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया। इति उसकी तरफ देखती रह गई। उन दोनों के बीच इस तरह के लम्हे बहुत कम होते थे, लेकिन जब होते थे तो बहुत ज्यादा इंटेंस होते थे। इति ने बेनीवाला अपने मुंह में लिया और खाते हुए उस अपने दूसरे हाथों से निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यज्ञ ने मुस्कुराते हुए निवाला खा लिया। अब इति उसे भी खाना खिला रही थी और यज्ञ हर दूसरे निवाले पर उसका हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा देता। कुछ ही देर में दोनों खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद यज्ञ ने एक सर्वेंट को बुलाकर सारे बर्तन वापस भिजवा दिए। यज्ञ ने कपड़े बदल लिए थे, लेकिन इति ने अभी तक चेंज नहीं किया था। वो चेंज करने गई हुई थी। कुछ देर बाद वे चेंज करके बाहर वापस आई तो यज्ञ ने अपनी तिरछी नजर उस पर डाली। उसने रेड कलर की सेटन नाइटी पहनी हुई थी जिसमें बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। इति ने सवालिया नजरों से उसे देखा। यज्ञ मुस्कुरा और बोला, तुम जानबूझकर ये सब करती हो ना। अब मैंने क्या किया? इति कहते हुए बेड पर आई और यज्ञ के बगल में लेट गई। यज्ञ अपनी जगह से करवट लेकर उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती हो ताकि तुम्हारे लिए मेरी डिजायर बढ़ती रहे। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। इति ने कहा जबकि उसकी नजर कुछ और कह रही थी। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें और सांसों में आता हुआ तूफान यज्ञ को साफ महसूस हो रहा था। वो उसके गर्दन पर झुका और बोला, तो तुम ऐसे कपड़े पहनती ही क्यों हो? तुम्हें पता है ऐसे कपड़े अगर कोई भी बीवी पहने तो कोई भी हस्बैंड अपने डिजायर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। कहते हुए यज्ञ के होठ इति की गर्दन के ऊपर चल रहे थे और उसकी गर्म सांसें इति को मजबूत करने लगी थी। बार बार यह बीवी शब्द कहना बंद कीजिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, होने वाली है। इति ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा। यज्ञ पीछे की तरफ हट चुका था, लेकिन मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके ऊपर आया और बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारी शादी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हम एक हुए थे। अब तुम इस बात को नहीं मान सकती तो मैं क्या करूँ? तो क्या सच में आप मुझसे उसी दिन से प्यार करते हैं? इति ने पूछा। यज्ञ उसकी गर्दन पर किस कर रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसके होठ रुक गए। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और उसे देखने लगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी नजर और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी और रीति उस बढ़ती हुई इंटेंसिटी से और भी ज्यादा बेताब हो रही थी। उसका जवाब जानने के लिए उसे देखते हुए बोला, नहीं, उससे भी बहुत पहले, शायद उस वक्त से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये थी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसकी हैरान भरी नजर खुद पर पा गई। एक मुस्कुरा और फिर उस पर से हटकर तकिए पर लेट गया। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ इति की कमर पर थे और उसने पूरी तरह से इति को ही अपने ऊपर लेटा लिया था। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथ रखा और फिर अपनी उंगलियों से उसके बालों को पीछा करते हुए बोला, तुम जानती हो तुम्हें मैं इस घर में क्यों लेकर आया था? ताकि तुम्हें दर्द देकर उस अंगद को तड़फा सकूं। मैं उसके इरादे पहले से ही जानता था, लेकिन वे चाहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए और फिर वे तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर मुझे हरा सकी। लेकिन मैं उसके इरादों को नाकामयाब करना चाहता था और सोचा था कि तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि उसके इरादे बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। लेकिन जब मैं तुम्हें दर्द देता हूँ तो ना जाने क्यों एक टिस मेरे मन में उठती थी। मैंने बहुत सोचा था लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। फिर सोचा तुम्हारे साथ प्यार का खेल खेलता हूँ। एक गेम दुश्मनी की होगी और एक गेम प्यार की। जिसका पोजीशन सबसे ज्यादा होगा वे जीत जाएगा। पर मुझे नहीं पता ही नहीं चला कब मेरा पोजीशन मेरा प्यार बन गया और मैं कहते कहते वे चुप हो गया और इति का चेहरा अपने ऊपर पूरी तरह से झुकाकर उसने उसके माथे को चूम लिया। इति बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन ये जैसे ही यज्ञ ने उसके माथे को चूमा वे एकदम से सहरी उठी। उसका रोम रोम कांपने लगा था। उसके चेहरे पर आए बेचैनी को यज्ञ भी साफ देख सकता था, लेकिन वे कुछ कहता करता उससे पहले इति ने अपने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे चूमना शुरू कर दिया और लगातार उसे चूम रही थी। उसके लिप्स को अपने लिप्स में लेकर उसे स्मूथ कर रही थी। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंच किस करना शुरू कर दिया था। आज पहली बार था जब वे एक सब कुछ इति की तरफ से हो रहा था। यज्ञ को पहला तो यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन जब यकीन हुआ तो उसने भी इति को किस करना शुरू कर दिया। वो कैसे पीछे हट सकता था? आज पहली बार दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे। कुछ देर बाद इति की सांसें थमने लगी तो यज्ञ ने उसके होठों को छोड़ा। दोनों के होठ ही बेहद लाल हो चुके थे। इति ने बोल्ड होकर किस करना स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन अब ना जाने क्यों उसके गाल गुलाबी होने लगे थे, जैसे उसे शर्म आ रही हो। उसने यज्ञ के ऊपर से हटना चाहा, लेकिन यज्ञ ने अपना हाथ उसकी कमर पर और भी ज्यादा कस लिया और बोला, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अब तुम मुझसे दूर जा सकते हो? इति ने कुछ नहीं कहा, बस नजर झुकाकर और यज्ञ के ऊपर लेटी रही। यज्ञ ने अपनी उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर एक बार फिर से उसे अपने सामने किया और उसके होठों को एक बार फिर से चूमने लगा। इति भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी। इस किस के बाद
उन दोनों के लिए ही रुकना मुश्किल था। यज्ञ ने एक बार फिर से उसे अपने नीचे किया और बिना किसी ब्रेक के ही वह बहुत आगे बढ़ चुका था। इति सिर्फ उसके किसी को नहीं बल्कि पूरी तरह से उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। कुछ घंटों बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे और दोनों की आंखें बंद थी। दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए आंखें बंद करते ही दोनों को नींद आ गई थी। दो दिलों में सुकून था, लेकिन वह सुकून झूठा था, सच्चा था, कोई नहीं जानता था। और ये सुकून कब तक रहने वाला है, इस बात का अंदाजा भी किसी को नहीं था। बहुत कुछ वो था जो होने वाला था, बस वक्त का इंतजार था। सुबह के 8 बजे यज्ञ की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसकी नजर अपने सीने पर रखकर सिर रखकर सोई हुई ईदी पर गई, जो कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसे लिपट कर सो रही थी। उसे देखते हुए यज्ञ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने करवट ली और उसे पूरी तरह से अपने साथ चिपकाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके सामने कल रात के पल घूम रहे थे जब पहली बार ईदी ने अपनी तरफ से पहल की थी। उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वो उसके बालों को चूमते हुए बोला, आज से हमारी शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। मेरे लिए शादी मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए तो हमारी शादी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हम दोनों एक हुए थे। लेकिन शायद इस शादी के बाद तुम्हारे दिल में वे प्यार आ जाएगा जो मैं हमेशा से चाहता हूँ, कहकर एक बार फिर से उसने उसके माथे को चूमा और वे बड़े ही प्यार से उसे बिस्तर पर अच्छे से सुलाकर खुद उठ गया। उसे जिम जाना था। कसमसाते हुए वॉशरूम गया और फिर बाहर आकर अपना लोअर पहनकर जिम जाने लगा, लेकिन फिर जाते जाते रुका और अलमारी से अपनी टी शर्ट भी निकाली। उस टी शर्ट को पहनते हुए वह ईदी की तरफ देख रहा था। वो मुस्कुरा और बोला, लगता है अब मुझे भी अपनी इज्जत को संभाल कर रखना पड़ेगा, क्या पता कब लौट जाए। कहते हुए वह हंसा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक जिम में पुशअप कर रहा था। अचानक ही उसे अपनी कमर पर भार महसूस हुआ। उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट आ गई और वह जानबूझकर नीचे जमीन पर गिर गया। ईदी उसके ऊपर बैठी थी। उसे गिरते हुए देख भी वह उसके ऊपर से नहीं हटी। यज्ञ ने उसके बैग को सपोर्ट किया और फिर उसे हवा में लिफ्ट करते हुए खुद पलटकर नीचे की तरफ हो गया, जिससे अब उसकी कमर नीचे जमीन पर लगी हुई थी और रीतु उसके पेट पर आ चुकी थी। क्या बात, आज सुबह सुबह जिम का रास्ता कैसे दिखाई दे दिया? यज्ञ ने मुस्कुराकर पूछा। ईदी ने मुंह बनाया और बोली, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ, लेकिन कभी आई नहीं तो पूछा। यज्ञ ने कहा, वैसे मुझे देखते ही आपका स्टेमिना क्यों बिगड़ गया? ईदी ने पूछा। यज्ञ मुस्कुरा और एक बार फिर से उसके घुटनों पर हाथ रखकर उसे हवा में लिफ्ट किया और एक बार फिर से पलट गया। अब एक बार फिर से ईदी उसकी पीठ पर आ चुकी थी और यज्ञ ने उसे लिफ्ट करते हुए पुशअप लगाने शुरू कर दिए थे। 1 2 3 4 ना जाने कभी गिनती 100 तक पहुंच चुकी थी। ना ही अब तक ईदी उसकी कमर से नीचे उतरी और ना ही यज्ञ ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन धीरे धीरे अब यज्ञ के चेहरे पर पसीना बढ़ता जा रहा था और उसकी गिनती धीरे होती जाती। ईदी मुस्कुराई और फिर पूरी तरह से अपने पैर फैलाते हुए यज्ञ के ऊपर ही लेटने लगी। यज्ञ के पुशअप अभी भी नहीं रुके थे। ईदी अब उसकी पीठ पर लेट चुकी थी। यज्ञ मुस्कुरा रहा था और ज्यादा पुशअप लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब 200 पुशअप तक आते आते सच में उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह बड़ी मुश्किल से गहरी गहरी सांस लेता हुआ पुशअप लगा रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसका कंट्रोल बिगड़ गया और वह नीचे गिरा, लेकिन गिरने से पहले वह सीधा हो चुका था, जिससे ईदी उसके पेट पर आ गई और दोनों नीचे जमीन पर गिरे। यह हाँफते हुए सांस ले रहा था। ईदी मुस्कुराई और बोली, लगता है आपका स्टेमिना सच में बिगड़ चुका है। अब अगर तुम इस तरह से मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगी तो स्टेमिना तो बिगड़ेगा ही ना। स्वीट हार्ट, कहते हुए यज्ञ ने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी और उसी गर्दन पर अपनी उंगलियों को सरकाते हुए उसके सीने तक आया। ईदी की नजर उसके चेहरे पर ही टिकी थी और ये की आंखों में उसे मधुर सी साफ नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वे खुद मदहोश होना शुरू हो चुकी थी। यज्ञ ने अपना हाथ थोड़ा सा नीचे किया और बोला, वैसे तो मैंने जिम में काफी एक्सरसाइज कर ली, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी एक्सरसाइज और करनी चाहिए। अच्छा, कैसे एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप? ईदी ने कहा। यज्ञ ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे घुमाते हुए अपने नीचे कर लिया और बोला, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ? कहते हुए उसने अपना हाथ धीरे धीरे उसके कमर से ऊपर की तरफ लाना शुरू कर दिया। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और उसे चूमने लगा। ईदी के हाथ यज्ञ के बालों में चल रहे थे। धीरे धीरे यज्ञ का उसकी गर्दन पर चूमना और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था और वे नीचे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी वे दोनों इससे ज्यादा आगे बढ़ते उससे पहले ये दरवाजा नॉक हुआ। यज्ञ ने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर एकदम से सीधा होगा, क्योंकि दरवाजे पर शालिनी जी खड़ी थी, जिन्होंने अपना चेहरा घुमाया हुआ था। शालिनी जी बिना यज्ञ की तरफ देखे ही बोली, मेरे कुछ खास मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं 2 घंटे बाद। अब हमें तुम हमारे कमरे में चाहिए। ओके मॉम, यज्ञ ने कहा और फिर ईदी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। ईदी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन शालिनी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, कितनी बेशर्म हो
कितनी बेशर्म लड़की हो ना तुम। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसमें आपको मेरी बेशर्मी नजर आ रही है। इति ने कहा। शालिनी जी ने मुंह बनाया और बोली, अभी अभी तुम एक के साथ जो कर रही थी उसे बेशर्मी ही कहते हैं। इति हंसी और बोली, उसे बेशर्मी नहीं अपने पति के साथ प्यार करना कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए कि पति के साथ प्यार करते वक्त इससे भी ज्यादा बेशर्मी होती है। शुक्र मनाएं आप वक्त पा गई, वरना कुछ और भी देखना पड़ सकता था आपको। कहते हुए इति के चेहरे पर मजाकिया मुस्कुराहट थी। शालिनी जी उसकी बात सुनकर गुस्से से कांप रही थी। वह दांत पीसते हुए बोली, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की नहीं देखी। इति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तो देखने की आदत डाल लीजिए सासू माँ, क्योंकि अब ये बेशर्म लड़की आपकी बहू बनने वाली है तो सामना तो होता रहेगा। कहकर वह वहां से चली गई। शालिनी जी ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। वो उसे जाते देख मन ही मन बोली, तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बहू बनने का, लेकिन भरे मंडप में अगर मैंने तुम्हें जलील ना कर दिया तो मैं भी सारी नहीं और बुरा नहीं। एक कमरे में अगर वॉशरूम में आ चुका था। इति भी गुस्से में थी और वह बेड पर बैठी सोच रही थी कि अब उसे आगे क्या करना क्या है, क्योंकि शालिनी जी की बातों ने उसका दिमाग एक बार फिर से खराब कर दिया था। उसी वक्त उसे बाथरूम से यक की आवाज सुनाई दी। यक बाथरूम के अंदर से ही बोला, स्वीट हार्ट अगर तुम आ गई हो तो प्लीज मुझे बाथरूम दे दो, मैं अपना बाथरूम नहीं लेकर आया। उसकी आवाज सुनकर इति कपड़े की तरफ आई और बाथरूम ढूंढने लगी, लेकिन वहां पर उसे कोई बाथरूम नहीं मिला। वो दरवाजे के पास आकर बोली, अंदर ही रखा है सब कुछ, प्लीज अपने आप ले लीजिए, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, प्लीज ढूंढ दो ना। यज्ञ ने एक बार फिर से कहा, मिस्टर होट अगर मैं अंदर आई और मुझे बाथरूम दिखाना तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इति ने गुस्से से कहा और कहते हुए वे बाथरूम के अंदर आ चुकी थी। उसने सामने की तरफ देखा जहां पर बहुत सारे बाथरूम रखे थे, लेकिन फिर यज्ञ उसे आवाज लगा रहा था। वे गुस्से से उसके पास आई और उन बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको दिखाई देना बंद हो गया है क्या? यज्ञ मुस्कुराया और बोला, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है स्वीट हार्ट, लेकिन मैं कुछ और देखने के लिए बेसब्र हूँ। कहते हुए उसने इति को कमर से थमा और फिर उसके टी शर्ट के बटन खोलकर उसे नीचे की तरफ सरका दिया। इति बुरी तरह से उसके सामने थी। वह ठंडे पानी की वजह से कांप रही थी। यह यज्ञ की नजरों की तपिश का असर था पता नहीं, लेकिन वह बुरी तरह से लाल हो रही थी। यज्ञ ने उसे अपने और करीब खींचा और उसकी गर्दन को चूमने लगा। इति ने भी अपने हाथ उसके बालों में चलाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे यज्ञ उसकी पूरी बॉडी को चूम रहा था और इति भी उसे मना नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी छुअन को खुद पर महसूस कर और भी ज्यादा सह रही थी। यज्ञ सिर्फ उसे किस करने पर ही नहीं रुका, वे आगे बढ़ रहा था और इति भी उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। दोनों शावर के नीचे खड़े एक दूसरे के आगोश में थे और शावर का पानी उनकी गर्म बॉडी को और भी ज्यादा गर्म कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे और दोनों यूं ही शावर के नीचे खड़े रहे और फिर थक हार कर एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। उसे अच्छे से साफ कर अपनी गोद में उठाकर एक पहाड़ लेकर आया। इति बहुत ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि बाथ रूम के अंदर दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड थे, इसलिए बिस्तर पर लेट उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसे इति से जो रिस्पॉन्स मिला था वो बहुत अलग था। हालांकि जब भी वे दोनों करीब आते थे इति अपना होश खोकर पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और इति के पास आया और क्योंकि वे बिना कपड़ों के ही सो गई थी, वो उसे कपड़े पहनाने लगा, लेकिन इति ने उसे पीछे धकेला और बोली, प्लीज सोने दीजिए ना मिस्टर होट, आपके जिम के चक्कर में मेरी नींद में से भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब मुझे आराम से सोना है। अच्छा, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि मेरी जिम की वजह से अपनी नींद खराब करो? यज्ञ ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो वह तो मुझे खराब करनी ही पड़ी, क्योंकि मुझे जानना था कि आज जिम में आपका दीदार कौन कर रही है। यहाँ सभी सर्वेंट आपको आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप पर सिर्फ मेरा हक है। कहते हुए इति ने अपना हाथ उसे के सीने पर रख दिया। शायद वह नींद में ये सब बोल रही थी। उसकी बातें सुन कर यज्ञ को हंसी आ रही थी। उसने बातें करते हुए ही कपड़े पहना दिए थे। उसे कपड़े पहनाकर वह उठने लगा, लेकिन इति ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि घर में अगर उसके आपके आसपास इतनी तितलियां मंडराती है तो बाहर तो आपके इर्द गिर्द मेला लगता होगा। आप पर तो बहुत सारी लड़कियां डोरे डालती होगी ना। यज्ञ उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे सब बातें नींद में कर रही या होश में। उसने धीमे से उससे अपना हाथ छुड़ाया और फिर सीधा खड़ा हुआ। इति का बड़बड़ाना धीरे धीरे बंद हो चुका था। यज्ञ मुस्कुराया और बोला, मैंने तो तुम्हें प्यार करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो प्यार में पागल ही हो गई हो। कहते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और वे वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद में तैयार होकर रूम से बाहर निकल पहले उसे शालिनी जी के मेहमानों से मिलना था और फिर उसके बाद ऑफिस एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था। साथ ही साथ आज उसे अपने कुछ पर्सनल काम के लिए भी जाना था। वो शालिनी जी के पास उनके पर्सनल मीटिंग हॉल में आया, जो कि एक मर्डर मैंसन में ही था। उसने वहां देखा तो एक काफी उम्रदराज व्यक्ति सोफे पर बैठा था और उसके साथ एक लड़की भी थी, जो तकरीबन 21-22 साल की होगी। उस आदमी को देखकर एक की वह तन गई।
क्योंकि उस शख्स को यह अच्छे से जानता था, क्योंकि वह माफिया वर्ल्ड से था जिसका नाम था रॉबर्ट, और उसके साथ बैठी लड़की उसकी बेटी ही थी जिसका नाम क्यारा था। यह अंदर आया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शालिनी जी ने उसे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराई। रॉबर्ट की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें इनसे मिलाने के लिए ही कहा था। ये है मिस्टर रॉबर्ट, जिन्हें तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन शायद तुम इसे नहीं जानते। कहते हुए उन्होंने क्यारा की तरफ देखा और बोली, ये है इनकी बेटी क्यारा। मिस्टर रॉबर्ट और उनकी बेटी दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मीटिंग का मकसद क्या है, और अगर ये मीटिंग होनी ही है तो अमर मैंसन में क्यों? यज्ञ ने एटीट्यूड से पूछा, क्योंकि वह एक बिजनेस मीटिंग नहीं पर एक पर्सनल मीटिंग है। और इस मीटिंग का मकसद क्या है ये तुम अभी जान जाओगे। कहते हुए सानी जी अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर रॉबर्ट की तरफ देखते हुए बोली, क्या कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? जब का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। उसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे जानबूझकर ना समझ होने का दिखावा कर रहा है। शालिनी ओबराय और रॉबर्ट दोनों वहां से चले गए तो अब यज्ञ और क्यारा वहां पर अकेले थे। उनके जाते ही क्यारा अपनी जगह से उठी और यज्ञ के पास आई। यज्ञ ने अपनी तेजी नजर उस पर डाली। वो यज्ञ के पास आकर उस पर झुकी और बोले, शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस मीटिंग का पर्पस क्या है। कहते हुए उसने अपनी उंगलियां उसके गाल पर रखी और धीरे धीरे उन्हें गर्दन पर लाने लगी। यज्ञ ने कुछ नहीं कहा। क्या उस पर थोड़ा और झुकी और बोली, मैंने तो सुना है तुम बहुत समझदार हो, कोई तुम्हारे दिमाग से नहीं खेल सकता, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। हाँ, अगर मैं तुम थोड़ा सा और समझा दो तो आसानी हो जाएगी। यज्ञ ने कहा और उसकी बात मानते ही क्यारा उसके गोद में बैठ गई। यज्ञ अभी भी एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देख रहा था। क्यारा मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर अपनी उंगली चला रही थी। वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोली, मेरे डैड माफिया वर्ल्ड के वेल नोन पर्सन है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, उनके कनेक्शन बाहर भी है। हर कोई उनसे डरता है। और तुम तो माफिया किंग हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो तुम न सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकते हो? और ऐसा करने की क्या कीमत होगी? यज्ञ ने पूछा। क्यारा मुस्कुराई और बोली, तुम सच में बहुत ज़्यादा शार्प माइंड पर्सन हो। वेल, इसकी कोई कीमत नहीं, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। बिजनेस रिलेशन बनाने से पहले पर्सनल रिलेशन बनाने होगी। मैंने सुना है तुमने शादी करने का फैसला किया है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। मुझे तुम पसंद हो और मैं किसी को पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अगर तुम चाहो तो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए। कहते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा यज्ञ को समझ आ रहा था कि वे किस क्वालिटी टाइम की बात कर रहे हैं। यज्ञ मुस्कुरा उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखकर बोला, और अगर उस क्वालिटी टाइम के बाद भी तुम मुझे पसंद नहीं आए तो? क्या रहा से मधुर से भरी आवाज में बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक नशा हूँ जिसे एक बार लग जाऊं मैं चाहकर भी मुझे छोड़ नहीं सकता। कि अगर उसने ये के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगी। दरवाजे पर खड़ी इति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जल्दी से पीछे की तरफ घूम गई। उसकी आंखें गुस्से और नमी दोनों से भरी हुई थी। उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं, वो पूरी गुस्से से कांप रही थी। उसके लिए अब वहां पर एक पल भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वे जल्दी से वहां से चली गई। करीबन 2 घंटे बाद यज्ञ वापस कमरे में आया। इति बेड पर बैठी थी। कमरे में आते ही यज्ञ सीधा वॉशरूम में चला गया। इति ने उसे अंदर जाते हुए देखा, लेकिन फिर भी अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। वो अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद एक बलून बाथरूम पहने यज्ञ वॉशरूम से बाहर आया और फिर अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने मुस्कुराते हुए ईते की तरफ देखा और बोला, आज शाम को हमारी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, तो तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी क्या? करना तो बहुत कुछ था, लेकिन फिलहाल अभी मूड नहीं है। ईते ने बिना किसी भाव के कहा। यज्ञ की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है स्वीट हार्ट थोड़े गुस्से में है, पर सॉरी स्वीट हार्ट, अभी फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन शाम को आकर मैं तुम्हें अच्छे से मनाने वाला हूँ। यज्ञ ने कपड़े पहनते हुए ही कहा और फिर जल्दी से ड्रेसिंग के सामने आकर उसने अपने बालों को सेट किया और हमने परफ्यूम लगाकर अपनी वॉच पहनकर वहां से चला गया। इति बस उसे जाते देखते रह गई। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कितनी पागल थी मैं, जो दुश्मनी मुलाकात प्यार के चक्कर में पड़ने लगी थी। लेकिन अब नहीं, अब फिर से एक खेल होगा उस खेल में तुम हारोगे। यह घबराए तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदलना शुरू किया। सोचा हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। हमारी शुरुआत भी एक गेम से हुई थी, तो खेल हकीकत में कैसे बदल सकता है? बट डोंट वरी, जब तुम मेरे सामने प्यार के झूठे दिखावे कर मुझे धोखा दे सकते हो तो मेरी आंखों में तो नफरत तुमने अपने लिए खुद देखी है। अब होगा हमारे बीच गेम। सो नाउ जस्ट एंड्स प्ले। अपनी जगह से उठकर वे बाथरूम में आई और एक के उतारे हुए कपड़ों को देखने लगी। उन पर लगे हुए दाग देखकर वे मुस्कुराई और बोली, शक की तो
अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आई हेट यू यह ओबराय कुछ देर बाद वे अपने कमरे से बाहर आई और बाहर गार्डन एरिया की तरफ जाने लगी, लेकिन जब वे दरवाजे से बाहर निकलने को हुई उसकी किसी से टक्कर हो गई। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और फिर बिना सामने की तरफ देखते हुए बोली, अंधी हो क्या? वेल मैं तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम अंधी हो गई, इसलिए तुम्हें अपने आसपास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। सामने खड़ी कियारा ने कहा। उसकी आवाज सुनकर इति ने नजरें उठाकर वो उसकी तरफ देखा। यग और उसका एक साथ होना एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वे फिर से गुस्से से कांपने लगी थी। उसे गुस्से से लाल होते देख क्यारा एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, पर शायद तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझ रही हूँ। उसकी बातें सुनकर इति को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी खुद पर कंट्रोल खोने वालों में से नहीं थी। उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराकर बोली, मुझे समझना तो बड़े बड़ों की बस की बात नहीं है। तुम क्यों फालतू कोशिश करती हो? मत करो वरना अपना दिमागी संतुलन खो बैठोगी। उसकी बातें सुनकर इस बार गुस्सा करने की बारी क्या रखी थी। उसके एक्सप्रेशन बदलते देख इति की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो अनजान बनते हो बोली, वैसे बताया नहीं तुम हो कौन? बिन बुलाए मेहमान या फिर फालतू में इधर उधर भटकने वाली इंसान में कौन हूँ वे तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तुम खुद को संभालो, क्यारा ने कहा। ये थी फिर से मुस्कुराकर बोली, मेरी फिक्र तुम मत करो। खुद को संभालना और दूसरों के पैरों तले जमीन खींचना मुझे अच्छे से आता है, कहकर इति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को हल्का सा दबाया और फिर वहां से बाहर की तरफ चली गई। क्या गुस्से से जाते हुए देख रही थी। वे अपनी मुट्ठी को बांधते हुए बोली, जमीन तो तुम्हारे पैरों तले खिसकने वाली है। बोली इडियट गर्ल, जस्ट वेट एंड वॉच। इति बाहर आई और गार्डन में घूमते हुए डेकोरेशन को देखने लगी। आज उसकी मेहंदी का फंक्शन था, कल हल्दी और फिर रात को शादी होने वाली थी। वो गुस्से से उन सब की तरफ देखते हुए बोली, अब तो मुझे इस शादी का और भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे गेस्ट ने आना शुरू कर दिया था। इति अपने कमरे में थी। कुछ लड़कियां उसे तैयार करने के लिए भी आई थी, जिन्हें यज्ञ ने ही भेजा था, लेकिन इस बार इति ने उन्हें मना कर दिया और बोली, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। उन लड़कों ने एक बार फिर से कहा कि यज्ञ ने स्पेशली उन्हें भेजा है, लेकिन इति ने गुस्से से उन्हें बाहर जाने का इशारा किया और फिर दरवाजा बंद कर अंदर आ गई। वो अपने सामने खड़े पड़े लहंगे को देखकर बोली, शादी को लेकर मेरे दिल में ख्वाहिशें पैदा होने लगी थी, लेकिन तुमने एक ही पल में उन सभी ख्वाहिशों को गला घोट दिया। यह घबराए, अब ना ही मुझे कोई ख्वाहिश है और ना ही इस शादी को लेकर कोई चाहत। उसने लहंगे को वापस अलमारी में रखा और एक ग्रीन कलर की वेस्टर्न नील ड्रेस पहनी। हल्का सा मेकअप कर वे तैयार हो चुकी थी। उसने तैयार होकर अपने कपड़ में से अपना फोन निकाला और फिर वॉशरूम में चली गई। कुणाल लावत जो अपने घर में अपने आलीशान कमरे में बैठा शराब पी रहा था, अपने फोन पर इति राजपूत का फोन आते हुए देख उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने फोन को अपने हाथों में उठाया और फोन की तरफ देखते हुए बोला, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई थी एटीट्यूड गर्ल। उसने फोन रिसीव किया और इति से बोला, कहिए जनाब, आज कैसे याद आ गई? ऐसे भाई कुछ खास नहीं तुम्हें कि तुम्हें रोज याद करूं, इति ने एटीट्यूड से ही कहा। कुणाल मुस्कुराया और बोला, उफ तुम्हारा ये एटीट्यूड किसी दिन जान नहीं देगा मेरी। अगर तुम्हें सड़क छाप आशिकों की तरह बात करनी है तो मैं फोन रख दूं। इति ने कहा, अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पर ये बताओ कि कहीं तुम अपने इरादे तो नहीं बदल रही? कुणाल ने कहा। उसके बाद सुनकर इति कुछ सोचने लगी और अपने ख्यालों में खोई हुई बोली, सब बदलने तो लगी थी, लेकिन अब बदलना इम्पॉसिबल नहीं। अब वही होगा जो मैंने सोचा था। मतलब तुम सच में उस योग प्राय के जान लोगी? कुणाल ने पूछा। इति के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और बोली, हाँ, और एक छोटा सा ट्रेलर तुम्हें आज ही देखने को मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उसकी बात सुनकर कुणाल हंसने लगा। इति के एक्सप्रेशन भी इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहे थे। अभी वे फोन पर बात कर ही रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और यज्ञ अंदर आया, जिसे देखकर इति के हाथों से फोन छूट गया। यज्ञ अंदर आया। उसे अंदर आते देख इति जल्दी से बोली, प्लीज दरवाजा बंद कर दो। यज्ञ ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन फिर दरवाजा बंद करने के लिए घूम गया। लेकिन हालांकि उन्हें अपने रूम में वॉशरूम का दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी उनकी इजाजत के बिना कमरे में नहीं आता था और वैसे भी कमरे में आना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये सब न्यू टेक्नोलॉजी लॉक सिस्टम से ही बना हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।